देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग शुरू किए थे, है ना, स्ट्रक्चर्स। जहां तक है ये अभी फंडामेंटली ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी 9th में और अप टू 9th पढ़ चुके हैं, है ना। ये कोई नया आपको नहीं लगता होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो 11th लेवल पे आपको जानना चाहिए, जैसे ये पर्टिकुलरली फंक्शन और क्या क्या करते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन हम लोग जाते हैं, या तो लिपिड सिंथेसिस है, या फिर यानी फैट सिंथेसिस, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा होता है उसका प्रोटीन सिंथेसिस। देयर आर टू फंक्शंस, ठीक है, जो हम लोग अप टू 9th स्टैंडर्ड तक जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जान रहे हैं। जैसे हम लोग देखे, पिछला क्लास आप लोग याद करेंगे, वो एक्सटेंड होते होते शुरू कहां से करता है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, वहां से ज्यादातर शुरू रहता है और एक्सटेंड करते करते चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, जो कि सेल का बाउंड्री है। तो इमेजिन कीजिए, मान लीजिए दिस इज द सेल, ये पूरा एरिया है ना, ये सेल के अंदर का एरिया है, और जो बाउंड्री, जो दीवार दिखाई दे रहा है, उसको समझ लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल, और ये स्टैंड जो लगा है, इसको मान लीजिए न्यूक्लियस, ठीक है। अब सोचिए, इस न्यूक्लियस के सरफेस से एक धागा निकल के अगर दीवार तक चली जाए, आपको क्या लगेगा? नहीं लग रहा है कि कोई एक कंपार्टमेंट में इसको बांट रहा है, हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। अब इस धागा को थोड़ा सॉलिड वॉल की तरह सोचिए, तो पक्का लगेगा कि इस कमरे को छोटे छोटे कमरों में बांट दिया गया है। और दूसरी चीज, अगर इसमें से कई ऐसे वॉल, सॉलिड वॉल, यहां वहां कई दीवार की तरफ चले जाएं, आपको लगता है कि इसको खींचेगा तो हटेगा? नहीं हटेगा। अगर एक तरफ से ये लूज होगा, दूसरे तरफ इसको खींचेगा, दूसरे तरफ से लूज होगा तो पहले तरफ से इसको खींचेगा, यानी कि ये न्यूक्लियस मोरलेस अपनी जगह पर रहने में कैपेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यही काम कर सकता है कि न्यूक्लियस को अपनी जगह पे फिक्स रखे, पर हेल्प करता है ना। शेयरिंग फोर्सेस जो इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस जरूर देता है। पॉइंट नंबर 1। अब देखिए, सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर को अगर इधर उधर डिस्प्लेस किया गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल के अंदर होने वाले जितने प्रोसेसेस हैं, उससे बैड इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? ऑब्वियसली, है ना। जो मटेरियल्स वो इस पॉइंट पे रिलीज कर सकता था, उसको कहीं दूर पे कर रहा है, वहां से होते हुए यहां आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट पे इस पर स्ट्रक्चरल बैड इफेक्ट पड़े, तो ये डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए सेंटर ऑफ द सेल को अपनी जगह पे रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर्पस को अच्छे से सॉल्व करता है, वो हेल्प करता है न्यूक्लियस को अपनी जगह स्टेबल रखने में। अलोंग साइड आप देख रहे हैं, इसमें से सॉलिड वॉल स्ट्रक्चर जैसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यानी बाउंड्री तक निकल जाते हैं, नहीं लग रहा है ये कंपार्टमेंट में बांट रहा है। इसी चीज को हम लोग लास्ट क्लास में करके गए थे कि ये एक और एडिशनल प्रॉपर्टी या फंक्शन शो करता है सेल के इंटीरियर को, यानी साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट्स में बांटता है। वो सीरियल नंबर 3 था। अब देखिए फंक्शन में सीरियल नंबर 4 आइए। अब फंक्शन में देखिए सीरियल नंबर 4, इन हेपेटोसाइट्स। अभी एक नया टर्म आया, इन हेपेटोसाइट्स इट इज द मेजर साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। ये तो हम लोग 9th में भी कहीं अच्छी बुक में, एनसीईआरटी में तो बहुत शॉर्ट में लिखता है, अगर हेल्प बुक कोई पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा ये देता है कि लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का साइट होता है, तो यहां लीवर के जगह पे हेपेटोसाइट लिखा हुआ है। कहीं पे भी साइट लिखा हुआ रहे, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अनदर नेम ऑफ सेल। और सेल को एक और नाम से जाना जाता है, BLAST, ब्लास्ट। जैसे आप देखेंगे फिब्रोब्लास्ट, तो ये ऐसे सेल है जो टिश्यू में पढ़ेंगे आप, एनिमल टिश्यू में, ये ऐसे सेल है जो फाइबर रिलीज करता है और कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स बनाता है, तो उसका नाम हो गया फिब्रोब्लास्ट, फाइबर रिड्यूसिंग सेल। तो इसीलिए कहे
देखिए बायोलॉजी में आधा मैदान आप ऐसे ही जीत जाते हैं अगर जो नए टर्म्स है उन टर्म्स का अगर आपको मीनिंग लिटरली पता होगा। रीजन क्या है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लैटिन भाषा को बहुत ऑनर करता है। उसके पीछे रीजन है, इनिशियल जो रिसर्चर्स थे अधिकतर उस भाषा को बोलने वाले लोग थे, लेकिन समय के साथ क्या होता है, जैसे देख रहे हैं इंग्लिश कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज है, 120 122 कंट्रीज में बोली जाती है, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस है उस पे इंग्लिश को प्रेफरेंस मिल रहा है, तो नेचुरली क्या होगा, जिसमें ज्यादा लोग बात करते हैं उसी को फॉलो करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। यही कारण हुआ क्या कि लैटिन भाषा अब बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए। तो उस भाषा को ऑनर करने के लिए क्या किया गया है, इंग्लिश में खासकर बायोलॉजी में जितने टर्म्स हैं उनको लैटिनाइज कर दिया जाता है। दूसरे किसी भाषा का वर्ड हो लेकिन उसको लैटिनाइज कर देगा, जैसे मैंगो उसको कर दिया मैंजी फेरा, इंडिया उसको इंडिका कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा कहीं पे भी बायोलॉजिकल नेम में उसको लैटिनाइज करके बोला जाता है, दैट इज द थिंग। इसलिए लैटिन भाषा तो हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए कई बार होता है क्या कि हम लोग उसके मीनिंग को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करना है जहां पे भी इस तरह के टर्म्स मिले, टर्म्स को अगर उनके पार्ट में ब्रेक कर दें, यू विल गेट द मैटर, वो है क्या वो आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ साइट लिखा हुआ है तो हम समझ गए दिस इज सेल। नाउ हेपेटो इज द टर्म यूज्ड फॉर लिवर। अब मामला साफ है, लिवर सेल का दूसरा नाम हेपेटोसाइट। और आप ये भी जानते हैं अगर कोई ऑर्गन कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, उस ऑर्गन के किस हिस्से में एक्चुअली फंक्शन हो रहा है, फ्रॉम द सेल थ्योरी वी नो दैट द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन कहां हो रहा है, सेलुलर लेवल पे। इसीलिए हम लोग इसको ऑनर करेंगे हेपेटोसाइट करके, और हेपेटोसाइट पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब एक नया टर्म, व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन, ये नोट कीजिए फिर बता रहे हैं। ब्रेकअप लिखिएगा, इस तरीके से क्या होगा, जितने भी ऐसे टर्म्स आएंगे उनके मीनिंग्स आपको पता रहेंगे, राइट। ओके, अब देखिए कहा गया डिटॉक्सिफिकेशन, डी यानी नॉट, एगेंस्ट, ऑपोजिट, टॉक्सी, वर्ड आया कहां से, टॉक्सिन से, टॉक्सिन यानी पॉइजन, फिकेशन फंक्शन, मिलाकर देखिए क्या मतलब निकलता है, टॉक्सिन का ऑपोजिट फंक्शन करने वाला है, टॉक्सिन को नॉन टॉक्सिन बना देना। दिस इज व्हाट डिटॉक्सिफिकेशन मींस। वर्ड को ब्रेक ब्रेक कर करके उनके, है ना, पार्ट्स में अगर आप तोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग आपको साफ साफ पता चल जाएगा, फिर याद करने का जरूरत लगता है क्या। ऐसे आप देखिएगा फिर एक लगेगा कि अरे एक और फंक्शन याद करना पड़ेगा, तो देयर इज नो एज सच। ठीक है, ओके, सो ये डिटॉक्सिफिकेशन का साइट है। जरा हम लोग ये समझ ले कि करता कैसे है। क्या है कि कोई भी पदार्थ अगर हम अपने घर में या आप ऐसे कहें एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है और वो फर्दर यूज नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप क्या कहिएगा, दिस इज एन वेस्ट। जैसे हम घर में कोई अपने लिए कोई नया शर्ट खरीदते हैं तो रैपर में ही देगा ना, अच्छे से रैप करके पैक करके। अब आप पहनने जाएंगे तो रैपर के साथ शर्ट थोड़े पहनेंगे, उसका कवर उतारेंगे। व्हाट विल यू डू विथ इट, आपको पता ही नहीं इसका आगे क्या करना है, तो घर के कोना में रखा हुआ रहेगा। इस तरीके से टूथपेस्ट लेकर आएंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे किसमें से, उसका ढक्कन खोलेंगे और फिर यूज करेंगे। फाइनली वो जो कवर है वो भी खत्म हो गया, उसके अंदर टूथपेस्ट नहीं है और आपको पता ही नहीं करना क्या है, फिर एक जगह जमा हो गया। तो जब आप इसके बारे में नहीं जानते कि इसको करना क्या है, तो क्या हो गया, घर के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, इट इज अ वेस्ट।
नाउ सेल के अंदर में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जिनका सेल को पता ही नहीं करना क्या है, तो इट इज अ वेस्ट फॉर द सेल। अगर वैसे मटेरियल्स बाय द वे लंबे समय तक टिक गए और सेल में कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगा तो उन्हें क्या कहेंगे? सेल किलर। दैट इज वाई दोज आर टॉक्सिन्स फॉर द सेल। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, इथेनॉल। आप 10th पे पढ़े हैं रेस्पिरेशन, पढ़े हैं ना? कहां पढ़े हैं? चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उसमें 4 हिस्से थे। पहला था न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन था। रेस्पिरेशन में देखे होंगे 2 पार्ट है, एनाएरोबिक एंड एरोबिक, था ना? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड पार्ट था फर्मेंटेशन। तो जो फंजाई में फर्मेंटेशन होता है उसका आउटपुट निकलता है, यानी जो एक वेस्ट की तरह निकलता है, दैट इज इथेनॉल एंड अल्कोहल। नाउ फंजाई यूज्ड टू थ्रो इट आउट बिकॉज दे डोंट नो, their cells don't know the use of the ethanol. That is why it is a toxin for them. Right? हम इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। तो ऐसे मेडिसिन जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, हम इथेनॉल में, अल्कोहल में डिसॉल्व करके उसको कंज्यूम करते हैं। इसलिए देखिएगा बहुत सारे कफ सिरप, बहुत सारे विटामिन, वो देखिएगा कंपोजिशन में लिखा हुआ रहेगा इतना % वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल या इथेनॉल प्रेजेंट है। रीजन क्या है? वो मटेरियल वाटर सॉल्युबल नहीं था, उसको इथेनॉल में डिसॉल्व किया गया। दैट इज व्हाई वी नो इट्स यूज, सो वी आर यूजिंग इट। जो फंगल सेल्स हैं उनको इनका यूज नहीं पता, तो इट इज अ टॉक्सिन फॉर देम। पर यह भी है कि सेल के अंदर उसका कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट जरूर है, अदरवाइज फंजाई इसको क्यों एलिमिनेट करता? तो अल्कोहल रेगुलर कंजम्पशन की चीज भी नहीं है। It is used under emergency condition when there is some medication that has to be done. ठीक है? अब है क्या, अल्कोहल कंटेनिंग जितने भी मेडिसिन है देखिएगा उसका डोज 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे ही रहता है। इसको लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। रीजन, अल्कोहल इज एक्चुअली टॉक्सिन मटेरियल फॉर द सेल, इज एक्चुअली, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? टॉक्सिन। अब लीवर सेल का काम है ऐसे टॉक्सिन्स को नॉन टॉक्सिक मटेरियल बना के बॉडी से बाहर निकालना। दैट इज व्हाई द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिवर इज डूइंग इट। लिवर के पास इसके एंजाइम्स हैं, इसीलिए लिवर का सेल डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। दूसरे सेल्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन उन दूसरे सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जो एंजाइम, जो मशीनरी चाहिए, वो एब्सेंट है। अब ये वही चीज है ना, यूकैरियोट्स हैं, एडवांस्ड है, मल्टीसेलुलर है, सब काम अगर एक जगह होने लगेगा देन देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए इसने ऑर्गेन वाइज, सेलुलर वाइज फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए। तो जो काम हमारा आई कर सकता है वो काम हमारा लिवर नहीं कर सकता, जो काम लिवर कर सकता है वो काम आई नहीं कर सकता। लेकिन एट द लेवल ऑफ सेल, एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे, आई के सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे ह्यूमन के, और लिवर के सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे ह्यूमन के। देयर इज नो डिफरेंस। इट इज द काइंड ऑफ सेल दैट डिसाइड्स which part of the chromosome has to be used, और इसीलिए उनमें इस तरह के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो गया? is conversion of toxic materials into non-toxic form and then eliminate it either through bile or urine from our body।
तो हम लोग ज्यादातर ह्यूमन से कंसर्न है, इसलिए ह्यूमन रेस्पेक्ट में इस बात को हम लोग कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो रहा है, तो जो इनसॉल्युबल है ना पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में बनाकर या तो यूरिन के रास्ते और अगर डिसॉल्व नहीं कर पाए तो बाइल के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए आप जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन, उसमें आपको मिलेगा लिवर फंक्शंस एज, ऐसे तो डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है तो फैट्स डाइजेशन में, लेकिन अलोंग साइड जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जमा होने लगते हैं उनके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, मल्टीपर्पज ऑर्गन है, राइट। ये सीरियल नंबर 4 हो गया, आगे बढ़े। सीरियल नंबर 5, it is a part of intracellular transport because ये इंट्रासेलुलर टर्म आया, इंट्रा मतलब इनसाइड, विद इन, सेलुलर यानी ऑफ द सेल, सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इट इज पार्ट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट बिकॉज द प्रोटीन्स produced by the RER, ये हम लोग जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहां हम लोग को भरना है ऑन द सरफेस ऑफ RER ऑब्लिक luminal area of RER। यहां तक लिखी तो this one, the proteins produced by RER are packaged inside it and transported by small vesicles produced by it to the Golgi for further modification। मतलब समझिए, कह रहा है प्रोटीन प्रोड्यूस तो करेगा सरफेस पे, लेकिन प्रोडक्शन के बाद ये पैकेजिंग करेगा अपने अंदर, और इसी पर्पस को सॉर्ट करने के लिए इसने ल्यूमिनल सरफेस रखे हैं अंदर के मतलब अपने अंदर खाली जगह रखा है। तो यहां जब पैकेज हो रहा है,
इसका मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करके बनते के साथ कहां लेकर आएगा? ल्यूमेन के अंदर, है ना? यहां तक नोट कीजिए। डन। बिना कहे इसने कह दिया कि प्रोटीन बनने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में लाया जाएगा, नहीं तो पैकेज कैसे करेगा, है ना? कह रहा है ना कि आर पैकेज्ड इनसाइड इट, तो आया होगा तभी तो। लाने के बाद फिर इसको अब एक टर्म आया वेसिकल्स। हो चुका यहां तक सभी का? एक टर्म आया वेसिकल्स। अब ये क्या चीज है? तो देखिए, vesicles are small single membrane bound structures that can be used as an envelope for various purposes. वेसिकल क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक लिफाफे की तरह। तो हम लोग लिफाफे में क्या करते हैं? अगर किसी को गिफ्ट देना है, पैसा दे रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, पेपर होता है, उसको लिफाफे के अंदर डाल के देते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में क्या है? प्रोटीन। उसको लिफाफे में डाल के कहां भेजा जा रहा है? गोल्जी में। कहां गया? ये रहा। कहां भेजा है? गोल्जी में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहां है भाई? साइटोप्लाज्म में ही खड़ा होता है वो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन भर के किसने भेजा? ईआर या आरईआर ने। डजंट इट कंप्लाई फॉर द ट्रांसपोर्ट? ये ट्रांसपोर्ट है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पे हो रहा है? सेल के अंदर। इसीलिए ये टर्म आया इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है? ये सीरियल नंबर कितना था? 5, फंक्शन नंबर 5। आगे से ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी वेसिकल्स रहेगा समझ जाइएगा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। अब एक बेसिक सवाल, क्वेश्चन के फॉर्म में, कैन प्रोकार्योट्स मेक स्मॉल वेसिकल्स? क्या प्रोकार्योट स्मॉल वेसिकल्स बना सकते हैं? हाँ कि ना? क्या लगता है? देखिए, कोई भी सवाल मिले सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना कहां पढ़े हैं,
नेवर, क्योंकि 11th में हैं आप, इसमें आप अनएक्सपेक्टेड को ही एक्सपेक्ट करें। कॉपी बुक स्टाइल में कभी कोई सवाल आपके पास सामने आने वाला नहीं है। अब आगे ऑनवर्ड्स, तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे, आप ये सोचना है आपका फोकस कहां पे होना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक तो टर्म प्रोकैरियोट और दूसरा वेसिकल। तो प्रोकैरियोट को याद कीजिए, क्या कहता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं मिलते। तो जब मिलता होता तो क्यों ये बात करता, नहीं मिलता। वेसिकल को क्या देख रहे हैं, बाय डेफिनेशन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो क्या प्रोकैरियोट इसे प्रोड्यूस कर पाएगा, नेवर। सीधे आंसर क्या होगा, नो। समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आए, कंफ्यूज नहीं करना है, घबराना नहीं, अरे ये तो पढ़े ही नहीं कहीं। इट इज नॉट लाइक दैट। जस्ट अप्लाई योर कॉन्सेप्ट एंड यू आर इन ए पोजिशन टू आंसर दोस। ठीक है, आगे बढ़े। इसके प्रॉपर्टी नंबर 6, ER also, ER is also involved in steroid molecules like steroid hormones synthesis in developed animals like human। अब यहां बताते चले, steroids are a form of fats having very high number of carbon atoms in a single molecule। Example, cholesterol, it has 27 carbon atoms in one molecule। तो एक जानकारी आपको अलग से मिली स्टेरॉइड के बारे में। ये लिखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इस चीज को क्लैरिफाई कर दी भाई, स्टेरॉइड होता क्या है। अब यहां पे स्टेरॉइड हार्मोन, इसके एक या दो एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, इससे पाला पड़ा है कहीं। Again I will say yes in the 10th, even not in the 10th, in the standard 8 चैप्टर बता देते हैं, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। ये था चैप्टर 8 में पढ़ने के लिए, ये क्लास 8 में था। उसमें जो यंग एडल्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंट। जस्ट उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी डेवलप किया है। तो जो उसमें सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, जो पहले रहता है उसके बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन थे, हॉर्मोन्स। हाँ, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन था। तो ये तीन हॉर्मोन्स स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं। एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन, देखिए कहां से क्वेश्चन किस तरफ जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, और अच्छे तरीके से कहें तो दीज आर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में
These are reproductive hormones of the humans. तो इन हॉर्मोन्स का रेफरेंस अगर दिया जाए तो आप क्या समझेंगे कि हम लोग किस चैप्टर में हैं, रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन या रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म? तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हम जानते हैं मेल में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, कौन से ऑर्गन में? टेस्टिस, जो हमारा यानी ह्यूमन के मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और ये कहां पर होगा? ओवरी में, जो कि फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आ गया। अब उस चैप्टर में अगर एक क्वेश्चन दे दे कि इन द सेल्स ऑफ टेस्टिस, इन द सेल्स ऑफ ओवरी, व्हिच ऑर्गेनेल विल प्रोड्यूस दिस हॉर्मोन्स, क्या कहिएगा? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ईआर में जो एसईआर है उसका फंक्शन क्या था? लिपिड प्रोडक्शन, ए काइंड ऑफ फैट्स। तो जब वो फैट्स बनाएगा, फैट बनाने की जिम्मेदारी उसकी, तो बनाएगा कौन इसको? ईआर, स्पेशली एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए तो दो चैप्टर एक साथ मिंगल हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उधर आ रहा है, सेल भी इधर आ रहा है। अब ये सेल में क्वेश्चन पूछेगा, इन कीपिंग व्यू बताएगा कि आपको तो 8th पे पढ़ाए हैं, आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो जब पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद आप एग्जाम्स में बैठेंगे और तब आपको लगेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, 12th के एग्जाम में सेल तो पढ़ना था नहीं, फिर कहां से पूछा? ये अकेले सेल का क्वेश्चन नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का भी है और सेल का भी है, दोनों का है। तो क्या हो जाता है जब हम सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट दूसरे जगह पे एज ए बेसिक काम करता है। और ये मतलब ये जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फिजिक्स में, थोड़ा सा कम केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपको मिलेगा अभी 12th के रेंज में, 11th और 12th। रीजन क्या है? बायोलॉजी में हर एक चैप्टर एक एक फंडामेंटल है, जस्ट लाइक एबीसीडी। तो इसमें आपको कोरिलेशन कम मिलेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम काफी आगे बढ़ चुके होंगे, तो देखिएगा आप जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें मैकेनिक्स बहुत लंबा पढ़ाया जाता है। रीजन क्या है? आगे जो भी पढ़ेंगे आप, वेव्स पढ़ेंगे, है ना, लाइट पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, उनके फंडामेंटल में कहीं ना कहीं मैकेनिक्स आएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके भी आपके कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स से ही यूज किए जाएंगे। फोर्स का कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स, उस फोर्स का एक एरिया, दायरा होगा, फील्ड होगा, उस फोर्स को और उस फील्ड को निकालने के लिए आपका किसका जरूरत पड़ेगा? मैकेनिक्स का। उसी तरह से जब वेव्स पढ़ेंगे, एक टर्म आएगा उस पर पढ़िएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। वो वेव मोशन को, पार्टिकल के वेव मोशन को डिफाइन करता है, और उसके पहले सर्कुलर मोशन पढ़ना हो, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग छोटी सी चीज को पहले पढ़ते हैं, उसको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं उसको। इसीलिए जिसका बेसिक ठीक नहीं होता है फिजिक्स में, आगे चल के उसको दिक्कत हो जाती है। बायोलॉजी मोर और लेस अभी 11th और 12th के लेवल में आप बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं, पर 11th में देख रहे हैं बहुत सारा चीज 8, 9 सबका कॉन्सेप्ट 10th का यहां मिंगल हो रहा है। लाइक दैट आप हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि जो भी आप सेल में पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, आगे के चैप्टर्स में इसका काफी यूज होगा। क्योंकि सेल से ही कौन बने हैं? टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, तो जब ऑर्गन की बात करेंगे सेल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दैट इज वाई बी अवेयर ऑफ इट। अब आते हैं इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसे और भी कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, टाइम टू टाइम जहां पर आएंगे फिर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले स्ट्रक्चर की ओर चलें, यह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें
तो ऐसे दिखाई पड़ेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही छोटा भाई बड़ा भाई की तरह लग रहा है? लाइक दिस। तो ये जो आप स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये फ्लैट भी बना सकते थे, पर ये प्योरली फ्लैट नहीं होते, थोड़े से कर्व होते हैं, लाइक दिस। तो जैसे ही कर्व होगा तो अपने आप उसके सरफेस के दो साइड आ जाएंगे, एक होगा बल्ज्ड ऐसे उभरा हुआ, और एक होगा अंदर की ओर धंसा हुआ। अगर ये फ्लैट होते तब तो एक ही तरह का सरफेस होता, या दो तरह का सरफेस मिल रहा है। ये बल्ज साइड है और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स साइड या सरफेस। और ये इनवर्ड कर्व्ड साइड है, इसे हम लोग कॉनकेव सरफेस कहेंगे। ये जो देख रहे हैं दीज आर सिस्टर्नी। तो सेम चीज हम लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिला था, बट देयर इज अ डिफरेंस। दिस सिस्टर्नी आर नॉट इंटरकनेक्टेड, दे आर फ्री, है ना, बट क्लोजली प्लेस्ड। तो जोड़ी दीजिए, क्लोजली प्लेस्ड। जानते हैं बायोसाइंस में या फिजिक्स में डायग्राम का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये डायग्राम आधा से ज्यादा चीजों को आपको ऐसे ही बता देता है। अगर किसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो उसका डायग्राम बना लीजिए, इट विल बी इन योर माइंड। क्योंकि ब्रेन किसी पैटर्न को याद रखता है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ सेंटेंसेस आपको ज्यादा याद नहीं रहता, पैटर्न याद रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां पे डायग्राम नहीं भी बनता हो ना, तो कोशिश कर लीजिए एक रफ डायग्राम बना लेने का, और उसमें जितना हो सके कॉन्सेप्ट उसमें पुट कर दीजिए। आपको एक ही बार में, एक बार देखने के बाद सारी चीजें याद आ जाएगी। राइट। अब देखिए, आपको क्या बोल के भेजे कि बहुत पतले ट्यूबलाइट या इस तरह का खाली जगह जहां पे भी मिलेगा, चाहे जैसे हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूमेन। यहां भी ल्यूमेन प्रेजेंट है। अब कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसके तरफ जाते हुए ये इस तरफ मूव कर रहा है, और ये इससे दूर जा रहा है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। कोई बता सकते हैं ये वेसिकल्स आए कहां से? अभी पढ़े, रेफरेंस दे दिए, अभी पढ़े इसी क्लास में। ये वेसिकल्स आए कहां से इसके तरफ? लेट मी शो यू। ठीक है, तो कुछ लिखा हुआ है, क्या बोले थे अभी इसी क्लास में हम लोग पढ़े? ईआर ने पैकेज करके गोल्गी की तरफ वेसिकल्स प्रोजेक्ट किए हैं। तो अगर ऐसा करेगा तो हमको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के तरफ आता हुआ वेसिकल्स नहीं दिखेगा? दिखेगा। इसलिए बुक में भी देखिएगा, डायग्राम में अगल बगल वेसिकल्स इसके तरफ अप्रोच करते हुए दिखाए गए। ठीक है, लेकिन अगली चीज है, ये वेसिकल दिखा रहे हैं कि इससे दूर जा रहा है, अब ये कहां जा रहा है? ये क्वेश्चन उठेगा।
इसके तरह बात हो गया, इसका लॉजिक पता चल गया कि भाई ई आर इज द वन हु हैज सेंड देम, नाउ वेयर इट इज सेंडिंग देम। तो जरा सोचिए, ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का, इसके पास आया हमेशा के लिए थोड़े ना, परमानेंटली नहीं आया भाई, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ चेंजेस आगा, चेंजेस होने के बाद इसे उसके डेस्टिनेशन तक भेजना है। तो ये एक मीडिएटर है। अगर इसको एक रेस्टोरेंट की तरह समझें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सर्विंग एज द शेफ्स हाउस। शेफ जो खाना बना रहा है, मटेरियल बना रहा है, उसने बनाया, टेबल तक कौन पहुंचाएगा? जी। सो इट इज एक्टिंग एज अ वेटर। ऐसे समझ लेंगे तो याद रहेगा हमेशा। बनाया किसने? ई आर ने। भेज कौन रहा है? गोल्जी। दैट इज व्हाई इट इज again a part of intracellular transport. So this is second in component, second in command for the intracellular transport. और ये इन दोनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि डायग्राम में ही दिख रहा है। ठीक है, फिगर ए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहां तक पूरा कीजिए। को हम लोग उनमें प्लेस करेंगे। अब इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, पहली बात इसके बारे में क्या कहेंगे? दीज आर मेड ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वेसिकल्स, है ना? दीज आर मेड ऑफ closely placed vesicles, sorry, not vesicles, closely placed fine tubes called cisternae. ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, यही मेंशन कर लीजिए। डिफरेंस फ्रॉम ईआर, जहां इंटरकनेक्टेड होता है, वेयर दे आर इंटरकनेक्टेड। they are a bit curved, ये थोड़ा कर्व होते हैं। सो they expose two surfaces, इसीलिए इनके दो सरफेस एक्सपोज होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसलिए इनके दो सरफेस एक्सपोज होते हैं, कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस। द कॉन्वेक्स सरफेस is called cis surface, as this end receives materials या vesicles from the ER. कॉन्वेक्स सरफेस जो है ऐसे बल्ज्ड है, उसको हम लोग सिस सरफेस कहते हैं, क्योंकि यहीं पे ER से आता हुआ वेसिकल्स रिसीव किया जाता है। ठीक, द कॉनकेव surface is called trans surface, as
It is used to transport out, बाहर भेजना, transport out materials to the target site. यहाँ तक पूरा कीजिए ना। बहुत सारी बातें यहाँ हो गई। एक बात जो हम लोग को यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, वो बोल रहा है क्या कि इसका एक रिसीविंग एंड है और रिसीविंग एंड है सिस, और एक का इसका एक ट्रांसफरिंग एंड है जिसको कहते हैं ट्रांस। ठीक है, तो ये अगर ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने के लिए इसके पास लोकेशंस क्या है, कर रहा है टू द ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट साइट्स। अब ये गोल गोल बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं कर रहा है कहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, बस बोल दिया ट्रांसपोर्ट साइट। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आगे इससे आने वाले क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। हम लोग को जानना है ट्रांसपोर्ट साइट्स क्या होंगे। ये होते हैं, हो सकते हैं सब सेलुलर लोकेशंस, यानी इंट्रा सेलुलर लोकेशंस। ये पहला ऑप्शन है। इंट्रा सेलुलर लोकेशंस कौन कौन हो सकते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इवन सेल्फ ईआर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम एटसेट्रा। अब ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं लग रहा है कि शेफ ने खाना बनाया, वेटर लेकर उसी के पास आ रहा है। खाना किसी टेबल पे जाना था, टेबल पे नहीं जाके उसी के पास ले आया। आपको क्या लगता है, जो खाना बना रहा है उसको भूख नहीं लगती है, उसको खाना खाना होगा ना, तो बनाया हुआ खाना खाएगा। लाइकवाइज ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं, इतने तरह के मॉडिफिकेशन के बाद ये प्रोटीन्स बन रहे हैं, क्या इनमें से कुछ प्रोटीन पर या प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ईआर को नहीं होता होगा? होता है। तो मॉडिफिकेशन का साइट कौन है? गोल्जी, इसीलिए उसके पास आया। डेकोरेशन का साइट है गोल्जी, और उसके बाद वहां से ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे चलेगा। कौन से डिफरेंट लोकेशंस? इंट्रासेलुलर या सब सेलुलर लोकेशंस। और सब सेलुलर या इंट्रासेलुलर लोकेशन में ईआर नहीं आता है क्या? आता है, वहां जा सकता है, इसलिए वहां भी जाएगा। ठीक, दूसरा चीज क्या देख रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने सब लोकेशंस हैं, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सबों के तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही अहम हिस्सा है इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग का। ट्रैफिक मतलब क्या हो गया? मटेरियल का आना जाना। तो सेल के अंदर के ट्रैफिक का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पर हम लोग इसको पॉइंट नंबर ए दिए हैं, सब सेलुलर लोकेशन। अब दूसरा क्या लोकेशन हो सकता है? वो है टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट्स, दैट इज सिक्रीशन। एग्जाम्पल ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या कर सकते हैं? हार्मोन सिक्रेट कर सकता है, एंजाइम सिक्रेट कर सकता है,
ग्लैंड्स HCO3 बाइकार्बोनेट सिक्रेट कर सकता है। तो खैर बाइकार्बोनेट सिक्रेशन में इसका रोल नहीं है, लेकिन हार्मोन और एंजाइम इनके सिक्रेशन में गोल्जी का रोल है। ठीक है, तो ये कहां से निकलेंगे? ग्लैंड से। इसीलिए ग्लैंड्स में, ग्लैंड ऐसे टिश्यूज हो गए, ऐसे स्ट्रक्चर हो गए जो कि किसी मटेरियल को बॉडी से बाहर, सेल से बाहर निकाल रहा है ना, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के लिए ट्रांसपोर्ट करने भेज रहा है। जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस कहां होगा? पैंक्रियास में। जाएगा कहां एक्शन करने? कहां जाएगा काम करने? अरे लीवर में, मसल्स में जाएगा ना। तो लेकर कौन जाएगा? ब्लड। तो इंसुलिन को पैंक्रियास में फाइनल प्रोडक्शन के बाद बाहर कौन भेजेगा? गोल्जी। तो क्या कहा? एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, सेल के बाहर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट गोल्जी करता है। ठीक है, यहां तक हो चुका? अच्छा, पूरा कर लीजिए। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बातें हो गई। अब फंक्शंस ऑफ गोल्जी। पहला, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाएगा? बिल्कुल। प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ। बट यहीं पे इन प्लांट सेल्स दे आर कॉल्ड, वहां के लिए इसका एक अलग नाम है, डिक्टायोसोम। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टायोसोम के नाम से बुला जाता है, क्योंकि वहां पे उसके कुछ एडिशनल फंक्शंस है जो एनिमल सेल में जरूरत नहीं पड़ता, और कंपैरेटिवली ये साइज में थोड़ा छोटा डिस्कॉइड दिखता है। एनिमल सेल में काफी फ्लैट और बड़े बड़े गोल्जी होते हैं। एंड रीजन इज शार्प एंड सेम, बहुत ही प्रेडिक्टेबल रीजन है। अगर कोई पूछे हमारे माउथ में, माउथ को है ना ड्राई होने से बचाने के लिए क्या ऐसा मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या कहिएगा? सलाइवा। जानते हैं दिन भर में सलाइवा कितना सिक्रेशन होता है? अब इमेजिन में नहीं करेंगे। आप जितना पानी नहीं पीते उससे ज्यादा हो जाता होगा। यूजुअली लोग कितना पानी पीते होंगे दिन भर में? 1 बोतल 2 बोतल। 1 बोतल 1 लीटर का, डेली आप लोग 2 लीटर पानी पी रहे हैं, समझ रहे हैं? 2 से 2.5 लीटर सलाइवा निकलता है। तो जाता कहाँ है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और उसके अंदर का मटेरियल वो यूज यूज होता है, और अधिकतर वाटर उसका बॉडी में फिर रीअब्सॉर्ब होकर रिसाइकल हो जाता है। जितना आप पानी नहीं पीते उतना सलाइवा निकलता है। एनीवे, सो क्या लग रहा है? सिक्रेशन है। सलाइवा कहां से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड। आप ग्लैंड का नाम ले रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले एमाइलेज है, एंजाइम है। यहां देखिए आप क्या क्या लिखे हैं, कहां गया? है ना? तो ये ट्रांसपोर्ट साइट में बॉडी से बाहर मटेरियल को निकालने के लिए किनका सहारा ले रहा है? ग्लैंड्स का।
क्या आपको लगता है प्लांट में इतना मटेरियल पर डे के हिसाब से सिक्रेट होता होगा किसी भी कीमत पे? जी नहीं। हम एक सलाइवा इतना हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना हाई वॉल्यूम में, और भी बहुत सारे हैं, इतने तरह के हार्मोन्स हैं, इतने तरह के मटेरियल्स हैं जिनका सिक्रेशन हमारे ब्लड में, बॉडी में होता है, जिनके बराबर का सिक्रेशन प्लांट्स में नहीं होता। ये सिक्रेशन किन की बदौलत है? जी काम कर रहा है काफी ना, जी काफी काम कर रहा है एनिमल्स में। तो एक्सपैंडेड, बड़ा किस में होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स, ज्यादा किस में दिखना चाहिए? एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में उतना उसका जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसको यहां हम लोग डिक्टायोसोम कहते हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। ओके, एक पहला फंक्शन देखे, फंक्शन नंबर 2, its lumen contains enzymes for glycosylation of the proteins and lipids. So it can generate glycoprotein and glycolipid. यहां तक नोट कीजिए। है एक नया टर्म आया, ग्लाइको एंड देन साइलेशन। ग्लाइको, दिस इज रिलेटेड टू शुगर। ठीक है, एक शुगर बहुत कॉमन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक रिप्रेजेंटेटिव शुगर है, राइट फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन सेल। सबसे पुराना सेल, सबसे क्या सकते हैं, सिंपल टाइप ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, और सबसे कॉम्प्लेक्स सेल में हमारा न्यूरॉन है, नर्व सेल। वहां से लेके यहां तक में ग्लूकोज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, सभी को ग्लूकोज चाहिए एज ए फूड। तो एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करके बनाता तो ग्लूकोज ही है, बाद में उसको स्टोर करता है स्टार्च बना के, पर बनाता तो ग्लूकोज है ना। तो इट इज फंडामेंटल टू एनी काइंड ऑफ लिविंग सेल्स। तो शुगर का रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू होता है? ग्लूकोज से। इसीलिए हम लोग शुगर को ग्लाइको टर्म देते हैं। तो ग्लाइको मीन्स शुगर, ए काइंड ऑफ कार। आप लोग आजकल मॉडर्न जमाने के हैं तो कार बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, दैट कार। नाउ जब वहां, हाँ, एक और टर्म है साइलेशन यानी एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब किन पर ऐड कर रहे हैं? प्रोटीन पर, लिपिड पर। किसको? शुगर को। इसीलिए एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेट कहेंगे कब? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिल जाएं। हियर टू सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स, ग्लूकोज और शुगर एंड प्रोटीन्स आर कंबाइनिंग, सो इट इज ए कंजुगेशन, है ना। तो कॉन्जुगेट मटेरियल बन रहा है, ये कहलाएगा शुगर कम है मटेरियल में, ग्लूकोज और प्रोटीन में। प्रोटीन इज इन द मेजॉरिटी, थोड़ा बहुत शुगर एडिशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? शुगर। और ये प्रोटीन हो गया, प्रोटीन तो प्रोटीन है, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट प्रोटीन विथ शुगर। और ये
sugar added to the lipid. इसका मतलब हो गया कॉन्जुगेट लिपिड. ये है कॉन्जुगेट लिपिड. लिपिड के साथ शुगर जुड़ा हुआ है. ओके. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे तो बाइलेयर पे कुछ एक ऐसा प्रोटीन था कुछ ऐसे प्रोटीन्स थे जिन पे ऐसे लगे हुए रहते थे स्ट्रक्चर्स. देखे थे डायग्राम में पढ़ाकर भेजे थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये था टीएम यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये है शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये है लिपिड बाइलेयर, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिएगा, और जो नोट्स गया है नोट्स को पलट कर देख लीजिएगा. दिस इज पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसमें दिखा रहे हैं एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, आर पार जाने वाला प्रोटीन है जिसके ऊपर शुगर के चेन नजर आ रहे हैं. पॉइंट इज इसे बनाया किसने, यहां भेजा किसने? इस प्रोटीन को बनाया है ईआर ने. इस पे शुगर जोड़े हैं गोल्जी ने, और फिर इस तक भेजा है कौन? गोल्जी. समझ में आया कहां से ये चला और कैसे यहां पर पहुंचा, इसका मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हुआ, और यहां ट्रांसपोर्ट होकर आया कैसे? दिस इज हाउ. तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और उन पे बुक देखिएगा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसमें दिखा होगा कई जगह पे आपको इस तरीके से चेन्स वाई शेप निकले हुए. दोज आर एक्चुअली शुगर मॉलिक्यूल्स, और इन्हें जोड़ा है प्रोटीन पे किसने? गोल्जी ने. इसी तरह से लिपिड्स पर भी शुगर मॉलिक्यूल जोड़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्जी के ही ऊपर. ठीक है, यहीं तक रखें. रेस्ट इन द नेक्स्ट.